निगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। निगेटिव माइंडसेट किसी भी सिचुएशन को शिकायत के रूप में देखता है। पॉजिटिव माइंडसेट किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। यहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं। अब एक सिचुएशन ये समझना पड़ेगा, ये माइंडसेट को क्लियर करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यूपीएससी की इस दौर में आपको अपने ऊपर ही शक आना शुरू हो जाएगा। ये धीरे धीरे होता है ये कि आज इंसान अपने जो दर्द हैं शरीर के, छोटी छोटी जो रुकावटें हैं, उनको खुद पे हावी ना होने दे। जो खुद पर हावी होने देगा वो जिंदगी में हर चीज को अपने ऊपर हावी होने देगा। बड़ी क्लियर सिचुएशन होती है जिंदगी में। जब तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन होती, या तो वो तुम पर हावी हो जाएगी या तुम उस पर हावी हो जाओ। जो जैसा करेगा रिजल्ट उसी के अनुसार आएगा। तो याद रखना, जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, उन्हें तकलीफों से गुजरना ही पड़ा है। उन्हें अपनी मुश्किलों पर, अपने दिमाग पर, सबसे बड़े इस पे काबू करना होता है। ये दर्द कौन बर्दाश्त करता है? सबसे ज्यादा दिमाग। ये दिमाग दर्द ही भूल जाए, ये भूख भूल जाए, नींद भूल जाए, समझ लेना वो सब कुछ जो पाना चाहता है वो पा लेगा। और ऐसा होता है। यहां हम यही पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं। एजुकेशन और स्किल को कैसे मर्ज किया जाता है और कैसे खुद को तैयार किया जाता है, ये बड़ा जरूरी है। चलो देख लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, चलिए देख लेते हैं। मैंने इसके बारे में आपसे बताया था कि राष्ट्र को क्यों लोगों की शक्तियों के बारे में बात करना, पीपल में उसकी राइट्स और ड्यूटी का दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी, तराजू बराबर है, तभी जाकर जो है पीपल यानी कि जो लोग वर्ड हमने इस्तेमाल किया है वो लोग जो है निकल कर आएंगे। नहीं तो सिर्फ हम भीड़ बन के रह जाएंगे, हम एक अमूर्त रूप हो जाएंगे। ठीक है, हम कभी भी जो है इन दोनों के बीच में हम बात नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे एक सज्जन ने बड़ा इमोजी बना के गुस्से वाली भेजी कि क्या सर हिंदी मीडियम में आईएएस बनना बहुत मुश्किल है। अरे उससे ज्यादा एक हाईवे क्रॉस करना मुश्किल है। किसी दिन बहुत भीड़ भाड़ वाले हाईवे में जो एक्सप्रेस वे है उसमें सड़क पार करने को दूसरे कोई गाड़ी उड़ा के चली जाएगी, उससे ज्यादा मुश्किल है। जान जाने से क्या मुश्किल है? ये मुश्किल क्या होता है यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुश्किल? अगर किसी ने निकाला है तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्या वो लोग जो आईएएस हिंदी मीडियम से निकालते हैं वो एलियन होते हैं क्या? वो पीके के साथ आए होते, दूसरे गोला से होते हैं? अजीब बात करते हो यार तुम लोग। किसी दिन हाईवे एक्सप्रेस वे ना, ऐसे जहां से दम धनाधन गाड़ियां निकलती जा रही हैं, उसमें पार करके देखना, लगेगा अरे बाप रे प्राण, एक गाड़ी ठोक के चली जाएगी, जान देने से ज्यादा क्या, उसके बाद तो सारी परीक्षाएं जीवन हो जाएगी। गलत बात है ना। सड़क क्रॉस करना ज्यादा मुश्किल है आज की डेट में। कोई भी चीज मुश्किल या आसान नहीं होती है, सारी चीज यहां होती है। हु यू आर। मुश्किल तो दशरथ मांझी के लिए वो जो है वो सड़क बनाना भी था, पहाड़ चीर दिया। मुश्किल तो जो है वो गौड़ा देवी के लिए जो था वो जंगल लगाना था, खड़ा कर दिया जंगल। तो दुनिया में मुश्किल और आसान नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद होती है। हौसले से बड़ा इस संसार में कोई मटेरियल ही नहीं बना। ना स्टील उतना मजबूत है, ना संसार का हीरा उतना मजबूत, कोई भी चीज इतनी मजबूत नहीं जितना इंसान का हौसला मजबूत होता है। पूरी इंसानियत जो सेपियंस है ना, होमोसेपियंस, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हौसला, इसकी उम्मीद रही है। ये असंभव भी कर दिखाता जहां पर कोई भी नहीं सोच सकता था। खुद इसके आसपास के लोग कहते हैं अरे ये असंभव है, तो इम्पॉसिबल में भी कहता आई एम पॉसिबल। अरे तुम क्या बात करते हो यार? इंसानियत की ताकत को समझो। अगर इंसान हो तो, और अभी भी एप में फंसे हुए जानवर, तो हम उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इंसान हो तो इंसानियत की ताकत समझो। इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद होती है। और नहीं है तो अपने शहीदों को एक बार जरा उठ के सुबह सुबह एक बार उनके बारे में पढ़ लिया करो। विक्रम बत्रा जी के बारे में पढ़ लिया करो। अरे सामने गोली चल रही, पता है यार जान चली जाएगी, दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, छुपने के लिए कोई पहाड़ी भी नहीं है, सीधी खड़ी ढाल पे है, सब कुछ पता है कि प्राण मेरे चले जाएंगे, लेकिन उम्मीद तो थी कि मुझे अपनी भारत माता पे कि जो जमीन पर मुझे दुश्मनों का कदम नहीं रखने देना है। तो इंसान को जब पता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, इससे बड़ी चीज संसार में क्या है? कोई है इंसान के प्राणों से भी बड़ी कोई चीज? लेकिन उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि दुश्मन को अपनी जमीन से हटाना है। ये इरादा था। उम्मीद इरादों को जन्म देता है। इरादे असंभव काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कहां हो तुम यार, कहां हो? पूरी इंसानियत में जिन्होंने भी बदलाव किया वो यही थे, वो यही थे जिनके अंदर उम्मीदों ने क्या किया? उनकी इच्छा शक्ति को जन्म दिया। आखिर इच्छा शक्ति किस गर्भ में जन्म लेगी? हौसले और उम्मीदों के गर्भ में जन्म लेती है। याद रखिएगा इस बात को। तो आज के बाद जब भी कभी मन में ये आए ना ये बहुत मुश्किल है, ये खत्म है, तो तुम समझ लेना कि या तो तुम इसके योग्य नहीं हो, और जब योग्य नहीं हो तो फिर तुम्हें इस परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो तुम्हें अगर अपने होमोसेपियंस होने पे गर्व है, अपने इंसान होने पे गर्व है, और तुम मानते हो कि तुम इंसान हो, तो याद रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा हौसला है। और अगर हौसला है तो इच्छा शक्ति जन्म लेगी, और इच्छा शक्ति ने जन्म ले लिया तो इतिहास उठा के देख लेना, असंभव कामों को ही मनुष्य ने किया है। और यही इंसानियत के आगे बढ़ने का कारण है, और कोई कारण नहीं है। क्लियर है? तो आज के बाद
ये सब मत कहना कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। इंसान तो वो कहता है अरे किसी ने नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा। यही तो जानवरों से हमें अलग करता है। चलो आगे चलते हैं। ये रीजनलिज्म के बारे में मैंने बात किया था, क्षेत्रीय, और ये मैंने राष्ट्र के बारे में बात किया था कि जब बहुत कम समय में सारी शक्तियां, जब मेरी पहचान, जब एक बच्चे ने कहा मैं तो राजस्थानी हूं, तो एक जब वहां पे हमारी सारी शक्तियां हमारे भारतीयता के साथ जुड़ जाती है। हमारा संविधान क्या, मैंने क्या बताया, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये उसकी पहचान, उसकी परिणति है। कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन भारत के लोगों ने कैसे अपने आप को डेवलप किया, भारत के लोग क्या चाहते, भारत के लोग कौन हैं, हम किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत, हम किस प्रकार की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। और जब हम अपनी सारी पहचानों को राष्ट्र निर्माण में लगा देते हैं, हम ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि मेरे कार्यों से मेरे राष्ट्र पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या जन्म लेता है, राष्ट्रीयता जन्म लेती है। और ये वो टाइम होता है किसी भी देश में, किसी भी देश में, इजराइल को ले लो, जर्मनी को ले लो, अमेरिका को ले लो, किसी भी देश को ले लो, सिंगापुर को ले लो, चाइना को ले लो, जापान को ले लो। 1900 मतलब हिरोशिमा नागासाकी 1945 में दो बड़े औद्योगिक शहर जिसके तबाह कर दिए गए हो। दुनिया का 80% भूकंप इसके पास अकेले आता हो, जिसके पास कोई भी लैंड अवेलेबल ना हो, केवल एक वो आइलैंड हो, और वो दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? क्या कोई जादू उनकी सरकारों को आता? नहीं आता है। वहां के लोगों को जादू आता है, और जादू आता है कि ना उम्मीदी में उम्मीद ढूंढकर कैसे उसको जो है वो सपनों को साकार किया जाए। हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटना जिस देश में हो जाए, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है, और उसके बाद वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में खड़ा होता है। देश लोगों से बनता है, और लोग जब अपनी इच्छाओं को, हर जापानी ने, ठीक है, हर जापान, मेरे टीचर ने रिसर्च किया था, उन्होंने कहा कोई वहां पर नौकरी मांगने नहीं जाता सरकार से। हर व्यक्ति ने अपने घर घर इंडस्ट्री लगा दी, बोला कि हम अपनी जरूरतों की चीज खुद पैदा करेंगे, हमें सरकार से कुछ नहीं मांगना है। वहां कोई भी जो राशन के लिए खड़ा नहीं होता है। जापानीज इतना जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते, इतनी जो है आत्मसम्मान के वाले होते हैं। भूकंप आता है लेकिन वो अपने घरों को अपने हिसाब से बनाते हैं। ये होती है राष्ट्रीयता। तो भारत को अगर परिवर्तित होना है तो भारत के अंदर ये राष्ट्रीयता, जो राष्ट्र की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोला है हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र प्रथम के सोच के साथ बढ़ेंगे युवा तो देश को कोई नहीं रोक पाएगा। युवा शब्द का मतलब होता है भावी पीढ़ी। युवा शब्द का मतलब होता है जो परिवर्तन के साथ चल सकता है। युवा के पास होती है ऊर्जा। यूथ किसे कहते हैं? वन हु इज मोर एनर्जेटिक। जोश होता है इसके अंदर, वो परिवर्तन की विधाओं को शामिल कर सकता है। दुनिया के बड़े से बड़े आंदोलन, चाहे वो आतंकवादी गुट हो और चाहे वो बड़े से बड़े जो है सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन हो, इसमें सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन किसकी होती है? युवा की होती है। दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन को देख लो, उसमें कोई बूढ़ा नहीं लड़ रहा होगा। तालिबान में तुमने जितने भी लड़ाके देखे होंगे उसमें सब कौन है? यूथ है। यूथ है सारे के सारे। दुनिया के जितने बड़े बड़े आंदोलनों में लोग लड़ जाते हैं वो कौन होते हैं? वो यूथ होते हैं। बहुत बड़ी जोश और बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या? राष्ट्र प्रथम। कल पढ़ाया था राष्ट्र प्रथम। अब समझ में आइए कहां जाएगा सबसे पहले। अब तुम्हें ये खबर खास समझ में आ जाएगी। अब ये नीचे अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, अंसारी साहब क्या कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मुझे मेरी न्यूज समझ में आ गई। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या कहा और किससे कहा, तो क्लियर हुआ राष्ट्र प्रथम की भावना। क्यों ये बात हुई थी? कल ही की डिबेट थी हमारी डिबेट हुई थी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बीच में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब जरा देखते जाओ क्या क्या जो पढ़ाया है उसको टेस्ट करना शुरू करो। रेडी? चलो अब एडिटोरियल आते हैं। आज एडिटोरियल देखते हैं, आज जरा जज करते हैं इसको, कहां हम कितने पानी में, हमने क्या सीखा आज। हमारे देखो अब ये आया है, तुम्हारे काम की खबर है। अब ये एडिटोरियल आया, इसमें क्या लिखा है? केंद्र और राज्यों के विभिन्न विषयों पर लगातार बढ़ता टकराव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्षेत्र विस्तार को लेकर कुछ राज्यों में आपत्ति की थी। अब अखिल भारतीय सेना, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाएं आती हैं, के अधिकारियों की केंद्र में प्रतिनियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संविधान के अनुच्छेद, ये हमारे काम की चीज है, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की व्यवस्था, जो तुम्हारी सर्विस जिसमें तुम जाओगे वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। कौन? संविधान। संविधान बताएगा कि लोगों की स्पिरिट को पूरा करने के लिए जनसेवक क्या काम करेंगे, जनसेवक की भर्ती कौन करेगा, जनसेवक कैसे कार्य करेंगे। तो क्या होता है, केंद्र इनका चयन करता है और राज्यों में इनको जो है भेज देता है वापस। इनको केंद्र को भी तो अपना काम करने के लिए इन्हीं अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, ये जो है सरकार के बिल्कुल हाथ का, जिसे कहते हैं ना, सरकार के अंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण, उन्हीं के माध्यम से सरकार काम करती है। तो कहता है कि इस विवाद को लेकर
जो डेपुटेशन होता है, आप केंद्र ये प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, वहां पर जो है वो क्या हो गया, विवाद हो गया। कल हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था, हाँ या ना? मुझे बताओ किस पेपर में हम रखेंगे इसको, जल्दी बताओ। देखो सबका जवाब सही है, जीएस पेपर 2। अगर मैं उसके साथ साथ मैं टॉपिक पूछ लूं तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विवाद है। अब जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी इस पर डिस्कशन क्या हुई थी। आज राष्ट्र प्रथम से रिलेटेड, अभी आ जाओ, हो गया ये, अब आ जाओ। ये मनु त्यागी का एडिटोरियल है। बेचारगी के तमके से उपकरने की दरकार, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे से उत्तर प्रदेश में। ये हुआ कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही। अब बताओ किस में रखोगे ये? महिलाओं से संबंधित मुद्दा है, राइट? किस पेपर में? इन सोशल इश्यूज, जहां पर पेपर 1 में। लेकिन मजेदार बात है, अब यहां पर देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, पेपर 1 में वुमेन इंपावरमेंट है, लेकिन वुमेन इंपावरमेंट जब इसको पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वोटिंग राइट्स के थ्रू, यानी कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां पर लोगों की भागीदारी, डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। तो यहां पर पेपर 2 में जो जन प्रतिनिधित्व जो है, यानी वोटिंग राइट्स, जो उनको वोट देने का राइट मिला हुआ है, वहां से वो कौन वोट दे रहा है? कह रहा है आधी आबादी। आधी आबादी का हम किसके लिए यूज करते हैं? वुमेन के लिए यूज करते हैं। जब आज पैट्रियार्की के दबाव से निकलकर वुमेन भी अपने पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रही हैं, वो अपने जितने भी हमारे राजनीतिक शक्तियां उनका जो है इस्तेमाल कर रही हैं और उससे अपने प्रतिनिधि चुन रही हैं, तो प्रतिनिधियों को चुनना यानी देश की राजनीतिक व्यवस्था में जाना पेपर 2 का हिस्सा है। लेकिन इससे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है कि राजनीतिक विमर्श में, यानी कि हमारे जो जितना भी पॉलिटिकल एरिना है, वहां पर महिलाओं का सशक्तिकरण, ये एक बड़ा मुद्दा आता है। यानी महिलाओं के लिए भी आपको अब प्लानिंग बनानी पड़ेगी, महिलाओं को भी अब रुझाना पड़ेगा। अब सिर्फ चुन्नी लाल के ऊपर बात नहीं होगी, चुन्नी लाल की पत्नी के ऊपर भी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको इसके बारे में बात करना पड़ेगी। यानी यहां पेपर 1 भी इन्वॉल्व है और पेपर 2 भी इन्वॉल्व है। और मैंने आपको यही अंतर बताया था कि अगर जैसे उसमें हमने देखा था गिग इकोनॉमी के बेस पे महिला सशक्तिकरण की बात इस बार हुई है, तो इस तरह महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन, मैं कई बार क्लास में इसके बारे में बात कर चुका हूं, आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट करें, यूथ कितना जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शक्तिकरण और सशक्तिकरण, पावर और इंपावर के बीच में अंतर होता है। पावर और इंपावर बीच में, पावर हमें दी जा सकती है, पावर हमें राजनीतिक दे सकता है, भाई महिलाओं के लिए हम 50% आरक्षण कर देते हैं, ये क्या हुआ, पावर दिया। लेकिन आरक्षण तो दिया, लेकिन मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। महिला जब अंदर से, इनका मतलब वो इंपावर, मतलब कि मुझे अपनी शक्तियों को एक्सरसाइज करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाए। ऐसे तो हमारे संविधान में महिला और पुरुष के बीच में कोई विभाजन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी महिलाएं क्यों पीछे हैं? क्योंकि शिक्षा के लिए उनको आंदोलन करना होगा, किसी कुरीत के खिलाफ उनको बात करनी होगी। जब वो वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है, लोकतंत्र में बात समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर इन पावर। एक शक्तिकरण और सशक्तिकरण में क्या अंतर होता है? हमने दो शब्द क्यों इस्तेमाल किए? एम्पावर का मतलब होता है कि जब मैं अपने अधिकारों की, अपनी जागरूकता, इन सब चीजों की मांग स्वयं करने लगूं। जब महिला समूह कहे कि मुझे लोन चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो है वो मेरे लिए ये जो है सेगमेंट निकलना चाहिए, ये होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है जब आप मांग करने लगे। लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब आप एक जो है ग्रुपिंग में कन्वर्ट हो, जब आप मांग करने लगे। एक होता है यथास्थिति से स्वीकार कर रहा है, मैं तो फलाने की पत्नी हूं, पति परमेश्वर है, फलाना जो कहेगा मैं करूंगी, ठीक है, उसने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलूंगी, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगी, मेरा काम यही है। और एक होता है जब अपने अंदर ये जागृत है कि कोई बात नहीं, मेरी पहचान फलाने की पत्नी से नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं भारत की नागरिक हूं, जीडीपी में मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो मुझे मेरे हक के लिए लड़ना होगा। ट्रिपल तलाक में लड़ा लोगों ने, तमाम जो है कुरीतियों के खिलाफ। आप जो है शनि सिंगलापुर मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं ने जो खुद आंदोलन किए। यह सशक्तिकरण होता है जब आप अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं, जब आप जागरूक होते हैं, जब आपको लगता है कि परिवर्तन मेरे जीवन में होने जा रहा है और मेरे परिवर्तन के लिए मुझे जो अधिकार दिए गए हैं उसको मुझे फ्रेंचाइज करना है, मुझे उसको इस्तेमाल करना है। यह सशक्तिकरण होता है। नहीं तो एक मुर्दे में तुम कितना भी अलंकृत कर दो, मुर्दा जीवित नहीं हो सकता है। तो आपको अंदर से जब जागृत होने की बात आती, अंदर से सशक्त होने की बात आती है, अपने अंदर एक चेतना जागृत होती है, एक अवेयरनेस आती है अपने अधिकारों के प्रति, उसको सशक्तिकरण कहते हैं। यानी सरकार कुछ नहीं देगी, सरकार ने, हमारे संविधान ने महिलाओं और पुरुष को बहुत अधिकार दे रखे, लेकिन जब ये यहां से जागरूकता होकर मांग होगी कि चलो अब मुझे अपने अधिकारों को फ्रेंचाइज करना है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी घर से बाहर नहीं निकलेगी और जहां पति कहेगा वहां वोट देगी। वो एक इंडिविजुअल है संविधान के लिए कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक जो है चुनाव कर सकते, लेकिन उसको पता ही नहीं कि राजनीतिक चुनाव क्या है, किसको वोट देना। जहां पति कह रहा है वहां वोट पड़ रहा है,
घर की सारी महिलाएं वहीं डालती जहां पति कहता है, जहां पुरुष तय करता है, जहां चौराहे पे जाता है वो तय करता है इस पार्टी को वोट देंगे, महिला जाकर वोट देती हैं। लेकिन जब महिला ये तय कर ले कि मेरी मेरी अपनी आकांक्षा है, मेरी राजनीतिक शक्ति, मेरी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो तुम्हारे कहने पे नहीं होगी, ये सशक्तिकरण है। वोट देने का अधिकार शक्ति ने, संविधान ने दिया है, लेकिन वोट किसको देना है, वोट देना ही है, यह सशक्तिकरण है। इस बीच में अंतर में आप समझिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावरमेंट एंड इंपावरमेंट? क्लियर हुआ? तो ये दोनों पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में आता है तो मुझे संविधान और पॉलिटिकल एरिना में इसका जवाब देना है। पेपर 1 में आता है तो मुझे पॉलिटिक्स का यूज करते हुए पेपर 1 में यानी सामाजिक सशक्तिकरण के नियमों के हिसाब से, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट के हिसाब से मुझे इसका जवाब देना है। मजा आया कुछ पढ़ने में? और अभी पढ़ना है, ज्यादा आडंबर नहीं करना है, हमें पहले पेपर वाइज उसको कैटेगराइज करना है कि आखिर इसको किस पेपर के साथ रिलेट करेंगे। हम डायनेमिक पोर्शन को सिर्फ पढ़ेंगे, स्टैटिक के साथ उसको ऐड करेंगे। धीरे धीरे हमारे विकास का क्रम शुरू होता है। चलिए, हमने पढ़ा संघ एवं राज्यों के कार्य का उत्तरदायित्व, ठीक है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे अब ये क्या हुआ, अब जैसे कल मैंने बताया यहां पर संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, तो आज ये क्या हुआ, प्रतिनियुक्त पे केंद्र कह रहा है मुझे अधिकारी भेजो। इसमें बहुत अच्छा इन्हों प्रकाश सिंह ने लिखा कि अधिकारियों की कमी हो रही है, राज्य उनको भेज नहीं रहा। खासतौर पे आपने देखा बंगाल में सबसे ज्यादा जो है वो बवाल हुआ। बंगाल जो है ममता बनर्जी केंद्र के साथ सीधे सीधे टकराहट में। तो जब अगर केंद्र और राज्य लगातार टकराएंगे तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो एडिटोरियल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं और इसके साथ सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। संघीय ढांचे से संबंधित आपने देखा इससे पहले राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर लगातार इस तरह के बवाल होते रहे, तो जो सेंट्रल ऑफिसर हैं उनको लेकर इस तरह से बात होती रही, बीएसएफ को लेकर बात होती रही, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र को एक अलग मुद्दा देखना होता है और जो स्टेट है उसको एक अलग मुद्दा देखना होता है। तो कई बार ये जो अलग अलग जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स ये कभी कभी बार जो है वो टकराहट का कारण बन जाती हैं। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। अब जैसे तुमने देखा होगा एक पेपर में एक बड़ी खास बात आती है, यहां पर लिखा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि योगी और जो है वो प्रधानमंत्री की जो डबल इंजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन का मतलब होता है गाड़ी अब तेज चलेगी, तेजी से वो पावर को खींच सकेगी। इसका मतलब है सेंटर और स्टेट में, आपने बार बार ये सुना होगा यूपी इलेक्शन में जो है बार बार लंबे समय से कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कि मतलब सेंटर में जो जो है विचारधारा की पार्टी है, स्टेट में भी उसी विचारधारा की पार्टी है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई टकराहट नहीं है। तो अगर स्टेट्स जो है वो रिसोर्सेज मांग रहा है उसको मिलेंगे, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फंड आसानी से मिल जाएगा, प्रशासनिक दक्षता बनी रहेगी। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? स्टेट में कौन रहता है? स्टेट में देश की जनता रहती है, उस देश के लोग रहते हैं। तो आपके जीवन में जब सड़कें मेरे बन जाएंगी, अब जैसे इसमें आया तो इसमें एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, देखिए ये भी आपके पढ़ने के लिए, हाईवेज के लिए। ये देखिए हाईवे सेक्टर को मिल सकती है बूस्टर डोज। ये हालांकि जीएस पेपर 3 का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग पेपर 1 में, क्योंकि भाई सशक्तिकरण, इसमें बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि 2014 में 91,287 किलोमीटर की सड़क थी हमारे पास, राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज थे, जो अब 1,40,995 किलोमीटर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने हमेशा भी कहा था कि गडकरी साहब मेरे बहुत ही फेवरेट मिनिस्टर में से एक हैं, उनको बहुत पसंद करता हूं मैं, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम करते हैं। कोरोना टाइम में भी 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, बहुत ही, और इसको बहुत ही नए नए तरीके से, नई नई टेक्नोलॉजी, कचरे से सड़क बनाना, प्लास्टिक को डाल के सड़क बनाना, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो ये हमारा नारियल का खोल होता है उसको जो है उसको मिक्स करके नई नई सड़कें बनाना, रिसर्च को बढ़ाना। तो ये बहुत ज्यादा, आप आश्चर्य करिए कि इसमें जो हुआ है, मेरे जितने भी स्टूडेंट जानते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने हमेशा एक सड़क का एग्जाम्पल लिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा मुझे बताओ, अगर मेरा स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो मैंने एक सिंपल सी बात कही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा कि जब इसकी मैंने परिभाषा बताई, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी को जन्म देता है। अगर आपको भारत में रोजगार बढ़ाना है चीज, तो आपको सड़क बनानी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये तमाम चीजें देनी पड़ेंगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप डेवलप होंगे। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होंगे तो नौकरियां जनरेट होंगी, अपने आप रोजगार मिलेगा सबको। तो वहां पर जो मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था कि यहां पर क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए राज्यों को, मान लो उत्तर प्रदेश को, ढेर सारे नेशनल हाईवे वहां से गुजर रहे हैं,
तो जब नेशनल हाईवेज गुजर रहे हैं तो वहां की जनता को फायदा होगा ना। ये गाजीवाजीपुर इतना पिछड़ा हुआ इलाका था, ठीक है, इसको ही नेहरू जो है आए कि बोले अरे बहुत गरीबी है, लोग गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से अनाज के दाने निकाल के खा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट तो तब होगा जब लोग तुमसे भीख थोड़े ना मांग रहे हैं, भारत के लोग भिखारी थोड़े ना है। भारत के लोगों ने इतिहास रचा है, वो तुमसे कह रहे हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हमें सड़क दे दो, रेलवे दे दो, बिजली दे दो, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हम अपना काम कर लेंगे भाई, हम सड़क किनारे ढाबा खोल लेंगे, हम खाना बेच के अपना काम चलाएं, हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो एटलीस्ट, ये तुम्हारा काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब दिया जाएगा, वो नहीं कह रहे कि हमें तुम फ्री में अनाज बांटो या हमें फलाना दो, ये बहुत बड़ी जनता नहीं कह रही, जब कुछ नहीं मिला तो यही दे दो कम से कम, जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा। वो कह रही है हमें सम्मान से जीना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अरे हम लगा लेंगे चक्की, हम गेहूं पीस के अपना काम चला लेंगे, बिजली तो दो, हमें लाइसेंस तो दे दो। एक अधिकारी बिठा रखा है, पैसा मांग रहा है हर बात के लिए, लाइसेंस ही नहीं दे रहा मुझे। जैसे मैं काम बढ़ाता हूं रोज पहुंच जाता है छापा मारने के लिए, कभी ये डॉक्यूमेंट कहां, कभी वो डॉक्यूमेंट, जिंदगी भर डॉक्यूमेंट बैठ के बीनता रहूं, और डॉक्यूमेंट लेने देने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, क्यों करना है? मेरे सहूलियत दे दो। देखो यही भारत जो है कहां पहुंच जाएगा। और इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों ने इतना जो है अपनी फैक्ट्री का किया, हमारा मलमल का कभी वो टक्कर ही नहीं ले पाया, हमारे रेशम का, हमारे जो है जूट का, हमारे कपास का, हमारे वस्त्र उद्योग कभी टक्कर ही नहीं ले पाया। अंत में हार गया, हाथ कटवा दिए, 34% जो है 32% जो है टैक्स लगा दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी महारानी भारत के कपड़े को पसंद करती थी। तो हमारे पास हमेशा से ताकत रही है। हम भारत के लोग, जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक विजन रखा था, हम भारत के लोगों से जब उन्होंने बात की थी, इसी एक लाइन में संपूर्ण भारत है, हम इसी छोड़कर सब कुछ पढ़ते हैं। हमें राइट्स पढ़ाने की बात कर दी, मांगो मांगो कुछ मांगो, सरकार से मांगते रहो। ये हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ना, यही मेस्मराइज करती है, ये आनंदित करती है, ये अभिभूत करने वाली लाइन है, ये उनकी विजनरी दृष्टिकोण का जो है परिणाम है। हम भारत के लोग, इतने में ही संपूर्ण जो है भारतीयता समाहित हो गई, हम भारत के लोग। ये 4-5 शब्दों में संपूर्णता एक अपने आप में आ गई है। क्लियर? फिर कहता है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। स्थानीय स्तर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कितने लोग इस शब्द को जानते हैं? डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंशियल अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस। तुम मुझे बताओ, पढ़ा है, सुना है? फिर से कह रहा हूं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस, पावर एंड फाइनेंसेस, ध्यान से अंडरलाइन करो इसको, अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयरइन। यानी स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां। सिलेबस की गंभीरता समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा यार ये कह कुछ रहा है। ये वही है कटप्पा वाली मूवी का जो बोलता रहता है ना, दूसरा वाला ट्रांसलेटर करता है, ये वही है। इतना बड़ा जाल इसके अंदर फेंका है, जिसने इसको ढंग से नहीं समझा वो, अभी इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर खुला होगा प्री का और मेंस का, खोल के रख लो सामने, अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्या मजा है इसमें। ये यूपीएससी कितना जाल फेंकता है, वो कैसे शब्द तुम्हारे सामने रख रहा और पूछेगा कुछ और। हर एक शब्द पे ध्यान दो। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। शब्द पहला स्थानीय, लोकल। दूसरा कह रहा शक्ति यानी पावर्स, पावर मींस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वित्त, फाइनेंसेस, हस्तांतरण, ट्रांसफर, उसकी चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस इन द ट्रांसफर। कई बच्चों ने कहा पंचायती राज, बिल्कुल, क्या सिर्फ पंचायती राज, क्या म्युनिसिपल्स नहीं? हमारा जो 73rd अमेंडमेंट था, जिसमें हम 3rd लेवल पे, यानी कि हमने प्रजातंत्र को, जो लोकतंत्र है, वहां पर हमने 3rd लेवल पे उसको पहुंचाया, तीसरे स्तर पर। क्यों? पहले ये समझो मोटिवेशन क्या है इसका। ठीक है, आपको बहुत अच्छे जिन्होंने जो है बात की नाम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सेगमेंट, पर सवाल है क्यों, वाई? भारत की बहुत बड़ी आबादी, जब आज़ादी के बाद से हम अगर भारत को देखेंगे तो 190 सालों की जो हमारी गुलामी अंग्रेजों ने की, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, हमारी कल्चरल सेटअप, सबको उसने डिस्ट्रॉय किया। 1947 में एक ऐसा भारत मिला जहां बहुत ज़्यादा हमारी 92% आबादी अशिक्षित थी, 2% हिस्से में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे जो है लगभग 95% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत पिछड़ापन था। 80% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। ठीक है, हमारी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 साल थी। तो ये हमें गिफ्ट मिला था, एक विभाजन गिफ्ट मिला, लाखों लोगों की मृत्यु हुई इसमें, वो हमें गिफ्ट मिला। अब ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था, कितना बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम कई बार भटके, कई बार हम समझ में नहीं आया कि हम सोशलिज्म की तरफ जाएं, हम कैपिटलिज्म की तरफ जाएं, हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम ये करें या वो करें, सरकार सब कुछ बनाएगी या निजी क्षेत्र भी आएगा। तो हम बार बार गलतियां करके सीखने की कोशिश करते रहे,
और ये जो हमारी अलग अलग पहचानें थी वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा विकराल होती चली गई। एक लंबा गैप आता है जहां पर हम तेजी से अपने आप को उभार नहीं पाते हैं। भारत के साथ आजाद हुए बहुत से देश तेजी से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन भारत उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया और धीरे धीरे नतीजा ये रहा कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन होने थे वो नहीं हो पाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? वो जो सेंटर ऑफ इंक्लूजन यानी जो केंद्रीय शक्ति जो शहरों से दूर था, गांव में था। अब गांव में ना इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच पा रहा है, ना एजुकेशन पहुंच पा रही है, ना तुम्हारा हॉस्पिटल फैसिलिटी पहुंच पा रही है। यानी कि मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करने की जो भी चीजें मौजूद थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। नीचे उसका ऐड दिया हुआ है, उसको क्या पता यार क्या लिखा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये हुआ कि यार सबसे बड़ी बात कि उसको शक्ति का अनुभव कराओ कि वो भी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो भी है, वो सिर्फ 5 साल में एक बार अंगूठा लगाने वोट देने के लिए थोड़े ना आ रहा है, वो भी इसका पार्ट है। तो वहां पर क्या हुआ, एक थर्ड टायर सिस्टम की शुरुआत की गई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, हालांकि उतनी तरीके से नहीं किया गया। अब ध्यान से समझना, यानी हमने जो पंचायती राज या हमने म्युनिसिपल्स की भाई अपने अपने क्षेत्रों की बात करो, बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो तुम्हारे यहां नाली टूट गई है, नाली टूट गई है, ठीक है, पानी जो है सीवर का घरों में आ रहा है, तो तुम प्रधानमंत्री को पत्र थोड़ा लिखोगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाली टूट गई है, पानी घर में घुसे जा रहा है, ठीक है, इसको चिट्ठी नहीं चेतावनी समझो, जल्दी बनवाएं। क्या करोगे? ऐसा होता है? नहीं होता ना, कि प्रधानमंत्री नाली टूटवाने जो टूट गई है या सड़क में गड्ढा हो गया है तो उसके लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चिट्ठी, तुम्हें उसके लिए अपने स्थानीय शासन की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि पहली बात तो मैं अपने आप को एम्पावर्ड, मेरे आसपास के लोग ही एम्पावर्ड हो, हम राजनीतिक चेतना के बारे में बात करें, डेमोक्रेसी में आपसे उसके बारे में बात करना जरूरी है। बहुत लंबे समय तक हमारे लोग अरे भैया ये हमारा काम थोड़े ना है, ये कह के वो दूर रहे, ठीक, पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने। तो जब तक तुम राजनीति का हिस्सा नहीं बनोगे, राजनीति को हम थोड़ा गलत शब्द में देखते हैं, लेकिन ये होता है कि अपना शासन चलाने की जो नीतियां होती हैं उसके लिए हम अवेयर हो जाएं। तो पहला हुआ कि स्थानीय शासन आना चाहिए, उसके लिए हमने जो है अमेंडमेंट किया, हमने जो है वो नया जोड़ा, इसके लिए हमारी किताबों में ढेर सारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। पर दूसरा की पर्पस क्या है? दूसरा एक हुआ शक्तियां कितनी होंगी। तो शक्तियों में धीरे धीरे परिवर्तन, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हम कोई चीज करते हैं, हमें गलतियां पता चलती हैं, सुधारते हैं। पहले पुरुषों को यह अधिकार दिया गया, धीरे धीरे लगा कि यार यही मौका है कि गांव में स्थानीय महिलाओं को भी, जो सबसे ज्यादा पैट्रियार्की का प्रभाव है, पितृसत्तात्मकता का प्रभाव है, जो जकड़न है, सामाजिक जकड़न जिसे हम लोग कहते हैं, सामाजिक रूढ़ी है, वो हमें गांव के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो हमने 243D, आर्टिकल 243D में डाल दिया कि महिलाओं को हमने आरक्षण कर दिया, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, कई सीटें। तो क्या हुआ, महिलाएं निकली, भले चाहे पति के नाम से निकली, वो प्रधानपति का एक पोस्ट आया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जो शक्तियों को फ्रेंचाइज करना शुरू किया, क्योंकि संविधान ने शक्तियां मिली। लेकिन शक्तियां जब बात करता है तो एक और बड़ा बवाल है। बवाल क्या? ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया, कम से कम 5 बार, प्री में भी और मेंस में भी। तो ये हुआ कि भाई मान लो मेरी शक्ति है कि मैं नाली बनवाना चाहता हूं, खड़ंजा, प्रधान जी खड़ंजा बनवाते हैं, होता ना गांव में, अगर तुम लोग रहे होगे, प्रधान जी खड़ंजा बनवा दीजिए, दरवाजे तक खड़ंजा आ जाए, तो हर आदमी जुगाड़ रहता है, प्रधान जी को जो है वो कोई ना कोई अपना जो है वो बहला, हमारे घर के सामने से भी नाली निकलवा दीजिए ना, हमारे घर के सामने से भी नाली निकलवा दीजिए, खड़ंजा निकलवा दीजिए, ठीक है, देखिए पानी भर जाता है। तो होता है कि नहीं होता? अब मान लो तुम्हें खड़ंजा बनवाना है, बहुत बड़ी उनकी आकांक्षाएं नहीं है कि स्पेस रॉकेट जो है वो यहाँ बुला दिया, टेस्ला की जो एलन मस्क से बोलो टेस्ला यहीं पार करे, वो बेचारे वो नहीं कहते, वो कहते हैं खड़ंजा हो जाए, नाली हो जाए, वो जो नहर है टूट गई है उसको सही हो जाए, खेत में पानी आ जाए, बिजली आ जाए, बस इतना ही जो है वो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर ये इच्छा है, दिस इज नोन एज विश, कि खड़ंजा मेरे घर के सामने आ जाए, या जो नाली बजबजाती रहती है, नापदान बोलते हैं उसको, गड्ढा खोद के उसमें घर का सारा गंदा पानी उसमें चला जाता है, तो वो हट जाए, क्योंकि उसमें मच्छर मक्खियां सब आ जाती हैं, हैजा वैजा बहुत बीमारियां हो जाती हैं, तो जो सीवेज सिस्टम वहां पे हो जाए, नालियां निकल जाए पानी वहां पे, तो इस तरह की बस उनकी जो है रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इच्छा को मांग में कैसे परिवर्तित करें, ये बड़ा इकोनॉमी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इच्छा है कि भाई खड़ंजा हो जाए, नाली हो जाए, बिजली का तार खिंच जाए, एक खंभा आ जाए, बस, और कुछ ज्यादा इससे नहीं चाहिए। लेकिन ये इच्छा है, मांग को परिवर्तित करने के लिए तुम्हें चाहिए फाइनेंसेस। क्या चाहिए? वित्त, फाइनेंसेस। लेकिन ये वित्त एक होता है वित्त दान में देना। तुम राज्य के सामने रोज जाके ए बाबू, तो वो तुमसे कहेगा ए हमें वोट दो तो हम तुम्हें ये देंगे, तो संविधान की मूल आत्मा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज को आप व्यापार करने लगे, राजनीति व्यापार में कन्वर्ट हो गई कि भैया देखो ये गांव हमें वोट नहीं देता है तो हम इसको जो है नहीं देंगे, होता है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है वो क्या होगा, जो संविधान में एक ताकत थी कि लोग अपनी राजनीति का, हमें स्वतंत्रता मिली, हमें फ्रीडम है, हमारा राइट है, हम किसी को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अब मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संविधान ने, मैंने कहा ना, स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया है वो,
इतना संतुलन है, उसको तुम एक भाग के रूप में मत लो, उसके हाथ पैर के बारे में डिस्क्राइब मत करो। तो कह रहा है मुझे ये भी बताओ कि ये एक ऑब्लिगेशन कर दो कि कोई राजनीतिक पार्टी इनके वोट देने, इनकी राजनीतिक जो है वो क्या उनकी महत्वाकांक्षा है, इनका अलाइनमेंट कैसे बारे में बात ना करे। इनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा ही करता रह जाएगा। प्रधान साहब खड़ंजा बिछ जाए, अरे भैया खड़ंजा बिछवा दे, पैसा ही नहीं, कहाँ बताएं, कोई पैसा ही नहीं दे रहा, वो पता नहीं कौन आए हैं डीएम, पैसा ही नहीं निकाल रहे हैं। बट यू हैव टू बी ऑब्लिगेट। तो हमने फाइनेंस कमीशंस बनाए, हमने वित्त आयोग बनाया, उसमें कह दिया कि केंद्र के पास सारे टैक्स में इतना केंद्र के पास, इतना राज्य के पास, इतना जो लोकल बॉडीज के पास जाएगा, और माइक लाल कोई रोक नहीं सकता। अब चाहे तुम जो है कुछ भी हो, तुम्हें ये पैसा उसको देना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन कर दिया। कौन दे रहा है? हमारा संविधान ये ताकत दे रहा है। अब तुम मुझे बताओ, 13 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल ये क्वेश्चन आना ही आना है। उठा के देख लो आज, राइट, उठा के देख लो। तो ये आपको एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, ये फाइनेंसेस, अगर मान लो तुम सड़क बनाना चाहते हो, तुम अपने लोगों में कोई डेवलप, हमारे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि पूरा का कॉन्सेप्ट लेकर आओ, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा दे दो। उस बच्चे को वहीं पर एक अच्छा स्कूल दे दो, एक अच्छा हॉस्पिटल दे दो वहां के लोगों को, वहां भी सड़क दे दो, वहां भी बिजली दे दो। वो भागकर जाकर वो तुम्हारे फुटपाथ पे सोने के लिए नहीं आएगा, वो गांव में ही उसको आजीविका मिल जाएगी, वो गांव में ही रहने को तैयार है। वो यहाँ आके छटपटाता है शहर में, उसको जो फुटपाथ के किनारे सोना पड़ता है। रिक्शे वाले बेचारे जो होते हैं, तुमने देखा होगा, अपने रिक्शे पे ही ऐसे जो है सो जाते हैं रात में, और फिर दिन भर रिक्शा खींचते रहते हैं, कोई उनके पास चारा नहीं है। हमारे ही भारत के लोग हैं। तो कह रहा है देश की 70% आबादी गांव में रहती है, तो तुमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल शहरों में कर रखा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये कहां से आएगा? और अगर ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट कर दूंगा, तो फिर वो तुमसे मोल भाव करेगी, और अगर मोल भाव कर लिया तो संविधान की मूल आत्मा ही खत्म हो जाएगी, जो स्पिरिट है हमारी, जहां हम सबके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पर्टिकुलर पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने वर्ड यूज नहीं किया था ना, हम भारत के लोग की बात हुई थी। तो जब हम भारत के लोग की बात करें, तो हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, इन सब से दूर हटकर एक समान रूप से इस भारतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को एक ही नजर से हम देख रहे हैं। हमारे संविधान ने कहा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मेस्मराइज करने वाले, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये प्रोक्लेम कौन कर रहा है? ये कोई सत्ता नहीं कर रही है, ये कह रहा है वी द पीपल ऑफ। जब हम वी कहते हैं तो हाथ ऐसे करते, वी मतलब हम, दैट वी आर द। इसीलिए कल मैंने कहा था संविधान क्या है? इट्स द स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये कोई सरकार नहीं बना रही है, कोई संविधान कमेटी ने नहीं कहा था, ये भारत के लोग जो कह रहे थे, अनुभव कर रहे थे, उनका जीवन शैली था, उसको तुमने एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया। तो सेंटर में कौन है? वी हैं, हम हैं भारत के लोग। और हम जब होती है तो चेन होती है, ग्रुप की बात नहीं करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट। इस लाइन में बहुत कुछ है। हस्तांतरण की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ट्रांसफर करोगे उसको। आज आपने देखा कितने लोगों ने प्री में और मेंस में डीबीटी का क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसा। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है। जनधन में तुम्हारा क्या होगा? एक खाता खुलवा दिया सरकार ने, आधार के साथ लिंक कर दिया, यानी बायोमेट्रिक हो गई, तुम्ही का जो दर हो तुम्ही को पैसा मिलेगा, तुम्हें ही सिलेंडर का पैसा मिलेगा, तुम्हें ही अनाज का पैसा मिलेगा। क्यों डिपेंडेंट करूं कि मैं राज्य को दूं, राज्य जो है वो जिले को भेजे, जिले में ना भेजे, बीडीओ खा के फलाने हो गया, XYZ हो गया, सबने पैसा दबा लिया। जिसके नाम पे पैसा आया था वो बैठा हुआ, कब आएगा? बोले आएगा आएगा, टेंशन ना लो। कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। कब मिलेगा राशन? राशन पता चला सरकार ने जो है वो ट्रक भेजा, ट्रक कहीं और बिक के चला गया, और तुम्हें और राशन वाले वक्त अभी अब नहीं आया, तो तुम क्या करोगे? सरकार बहुत गंदी, आए 5 साल बाद हम अब की बदल के रख दें, दूसरे को हम जो है वोट देंगे। लेकिन 5 साल भूखे मरेगा वो 5 साल प्रताड़ित रहता, फिर सोचता आओ इलेक्शन आए नहीं तो हम फिर से निगोशिएशन कर लेंगे, हम फिर से मोल भाव कर लेंगे। तो लोकतंत्र की आत्मा तो खत्म हो गई ना। तो क्या हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बोलो आया है? नगद जो हमारा जो है नगद प्रत्यक्ष आहरण जिसे हम लोग कहते हैं, हस्तांतरण, आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारा, कई बार आया, प्री में भी आया, मेंस में भी आया। लेकिन वो कह नहीं रहा कि ये क्वेश्चन पूछूंगा। तुम जब तक इसको एक एक शब्द को डिकोड नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। चुनौतियां क्या, चैलेंजेस हैं क्या देश, अगर हम ज्योग्राफी में हमने पढ़ा कि हम बहुत ही अलग अलग देशों में, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रीय विषमताएं हैं। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका, कहीं रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पीने की पानी की कमी है, कहीं बहुत ढेर सारा पानी बरस रहा है, कहीं बहुत आर्द्रता है, कहीं मच्छरों से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा है, कहीं गर्मी से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा है, कहीं ठंड बहुत भयानक पड़ती है, 5-5 महीना हम मुख्य से कटे रहते हैं। अभी आप जाके देखो हिमाचल और जो कश्मीर के हिस्सों में क्या हालत हो गई है। कहीं परिवहन ही नहीं है, कहीं दलदली भूमियां हैं, नदियां जो है बरसात में इतनी भयानक हो जाती हैं कि आसाम के बाद का पूरा क्षेत्र कटा रहता था।
4-4 महीने तक कटा रहता था वहां पे। मुख्य भारत में आप जा नहीं सकते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। भारत इतना विहंगम एक जो है ज्योग्राफी है, जिसका मतलब है कि जो दिल्ली की आवश्यकता है, जो बिहार की आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, जो मणिपुर की आवश्यकता है, जो नागालैंड की आवश्यकता है, जो कश्मीर की आवश्यकता है, वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। चुनौतियां क्या हैं इन आवश्यकताओं को समझने? क्यों बिहार आज विशेष राज्य की मांग कर रहा है? विशेष राज्य का मतलब मुझे ज्यादा संसाधन दो। क्यों पहाड़ी राज्यों को हम विशेष राज्यों का दर्जा देते हैं, हम स्पेशल स्टेट्स का जो हम उसको प्रोविजन देते हैं, ज्यादा उसको जो है वो सेंटर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। 90% तक कंट्रीब्यूशन जो सेंटर करता है, 90% तक सब योजनाओं में जो है पैसा कौन देता है? वो सेंटर देता है। क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी चुनौतियां जो हैं वो अलग होती हैं, हम इसको भी कंसीडर करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? क्या उत्तर प्रदेश के एक गांव का विकास और मणिपुर के एक गांव का विकास, नागालैंड के एक गांव का विकास, दोनों एक समान हो सकता है? दोनों की चुनौतियां, दोनों की जो क्षेत्र हैं, आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में बिजली का तार बिछाना है, सीधे सीधे खंबे लगाए, आप बिजली का तार बिछा सकते हो, सड़कें बिछा सकते हो। लेकिन एक पहाड़ी इलाके में सड़कें बनाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इन चुनौतियों को समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, कई बार जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो भारत की ही भूमि के लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को सांस्कृतिक रूप से अलग समझते हैं और हम भी उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, अलग नाम से बुलाते हैं। तो हमने देखा, मैंने कई बार देखा, लोग बात करते हुए, नॉर्थ ईस्ट का कोई खिलाड़ी है, नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा है, ए नेपाली, ए नेपाली, इस तरह बोलते हैं। अरे नेपाली है, मतलब ये स्थिति है, ये मानसिकता, मैंने कई लोगों को इस तरह बोलते देखा। गलत बात है ये। वो हमारे भारत के लोग हैं, आज खेलों में, आज हमारे एथलीट्स में नंबर 1 पे बैठे हुए हैं वो। तो हम जब तक इन चुनौतियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम पूरे भारत का एक विकास नहीं कर पाएंगे। और जब तक डेवलपमेंट को हम ग्रास रूट लेवल पे, जिसे कहते हैं ना कि बॉटम अप अप्रोच, जो कहा गया कि नीचे से ऊपर तक का विकास होना चाहिए, हम लंबे समय से ऊपर से नीचे तक का विकास, सेंटर कुछ देगा, स्टेट कुछ देगा, तब हम बाबू को कुछ मिलेगा। जब तक नीचे से ऊपर तक का विकास हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक भारत की बहुत बड़ी आबादी बहुत कम समय में अपने जीवन में चेंज नहीं देख पाएगी। याद रखिएगा। अभिजीत ने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? मजा आया? अभी बहुत मजा आएगा। आज की खबरों में बहुत ही खबर है, मुझे बहुत गौरव करने वाली, आज भारतीय नाते मिसाइल निर्यात करने वाले देशों के क्लब में शामिल हो। आय हाय, ये खबर सुनने के लिए ना कितना साल लग गया। हम मिसाइल निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी तक मुख्य आयातक थे। ये है भारत की शक्ति। और तुम निश्चित करोगे कि आजादी से पहले तक भी हम आयुध फैक्ट्रियां हमारी बहुत ज्यादा निर्यात किया करती थी। आज जाकर भारत, अभी तक हम दुनिया, कारगिल वॉर में हम अमेरिका से गोलियां मांग रहे थे, दे दो यार, दागनी है हमें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान भी हमारा दोस्त, हम नहीं देंगे, जाओ जो जो करना कर लो। और आज हम मिसाइल निर्यात कर रहे हैं, कई देशों से हमारी बातचीत चल रही है। तो ये एक ताकत है भारत की। और भारत की ताकत तब तक नहीं हमें समझ में आएगी जब तक हम भारतीयता के स्वाद को नहीं चखते हैं, भारतीयता के स्वाद को हम नहीं जो है जानते हैं।